Welcome back to the channel English Guru. Dear students, today's topic is chapter 6 of the book It So Happened for class 8 and name of the chapter is The Fight. The Fight means लड़ाई. So ये कहानी दो boys के बीच में है. One is Ranji, other one is Suraj and they fight over the right of a pool. वो लड़ते हैं आपस में कि पूल के ऊपर किसका हक है. रंजी is a newcomer in the city. रंजी इस शहर में भी नया आया है and somehow during wandering here and there he discovers a pool which is full of clean and green water and he plunges into it. Plunges means डुबकी लगाना. But after some time a serious trouble occur between him and some other boy who has a right to the pool, who says this pool belongs to me, and they both decide to fight to get the राइट ओवर दिस पूल. यानी दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम फाइट करेंगे और जो जीतेगा उसका ये पूल होगा. तो द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ए ड्रॉ. तो पहला जो उनका लड़ाई का जो राउंड है उसमें वो दोनों इक्वल रहते हैं. उनका वो जो डिसीजन नहीं हो पाता और फिर वो क्या करते हैं वो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, द फाइट. Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. रंजी को जंगल में एक पूल की वो खोज करता है और उसमें डुबकी लगा देता है. plunges means dive, to dive मार देना. There is a serious trouble between him and someone else over who has a right to the pool. A fight ensues. फिर उन दोनों के भी एक मतलब गंभीर समस्या उन दोनों के बीच में, एक उसके बीच में और एक कोई और जो अपना राइट, अपना अधिकार जताता है उस पूल पर, उनके बीच में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है. एंड आफ्टर दैट अ फाइट एंस्यूज. उसके बाद जो घटित होती है घटना वो है फाइट. द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ए ड्रॉ. रंजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट. रंजी को राजपुर में आए हुए एक महीने से भी कम समय हुआ था जब उसने जंगल में इस पूल को, इस तालाब को खोजा था. इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इन टू द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन. तो अभी दिस इज़ द हाइट ऑफ द समर. गर्मी अपने पीक सीज़न पर है, मतलब बहुत अत्यधिक गर्मी है. एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड. और अभी उसके स्कूल भी खुले नहीं हैं गर्मी की वजह से, छुट्टियां चल रही हैं स्कूल में. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स. और अभी उसके क्योंकि इस नई जगह पर दोस्त भी नहीं बने हैं. इन दिस सेमी हिल स्टेशन. सेमी हिल स्टेशन होता है जहाँ गर्मी और सर्दी पड़ती रहती, मतलब जैसे अभी बहुत गर्मी है तो आने वाले टाइम में कुछ समय के बाद वहाँ सर्दी होगी. मतलब मिला जुला वहाँ मौसम है, सर्दी भी है गर्मी भी है. वो हिल स्टेशन भी है और थोड़ा मैदानी इलाका भी है, इस वजह से वो सेमी हिल स्टेशन है. ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इन टू द हिल्स एंड फॉरेस्ट. तो वो अपने आप अकेला ही पहाड़ियों में, जंगलों में घूमता रहता है. और वो जो पहाड़ियाँ हैं दैट हैड स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली. स्ट्रेच्ड मतलब फैली हुई हैं, स्प्रेड ओवर हैं. इंटरमिनेबली एंडलेसली मतलब असीमित रूप से, जहाँ तक है नज़र जाए पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, जंगल ही जंगल है. ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन. जिस टाउन में वो आया है राजपुर में, उसकी बात कर रहे हैं कि चारों ओर से वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वो पहाड़ियाँ असीमित हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है और दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती हैं पहाड़ियाँ फैली हुई हैं. इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट दैट फ्लू फ्रॉम द ग्राउंड. इट वॉज हॉट, वेरी हॉट. गर्मी थी, बहुत गर्मी थी साल के उस समय में. और रंजी अपनी बनियान में और शॉर्ट्स होते हैं निक्कर्स, उनमें घूमता था. और उसके जो पैर हैं ब्राउन फीट, उसकी स्किन का कलर ब्राउन है, सांवला गेहुआ रंग है, वो वाइट दिखते थे
उस मिट्टी की वजह से जो ग्राउंड से, ज़मीन से उड़कर उसके पैरों पर बैठती थी, तो पैचेस पड़ जाते हैं। द अर्थ वॉज पार्च्ड, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्टिरिंग, वेटिंग फॉर ए कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। अर्थ वॉज पार्च्ड, पार्च्ड मीन्स हॉट एंड ड्राई। तो इतनी गर्मी है कि जो धरती है वो भी बहुत झुलसी हुई सी लगती है। पार्च्ड होता है झुलस जाना। ग्रास, जो घास है वो ब्राउन पड़ गई है, सूख गई है बिल्कुल। ट्रीज लिस्टलेस, पेड़ भी मानो जैसे उनमें कोई जान नहीं है, बेजान से लगते हैं। हार्डली स्टिरिंग, बड़ी मुश्किल से उनमें कोई मूवमेंट होती है, कोई पत्ता हिलता है, जैसे मानो सब वेट कर रहे हों, इंतज़ार कर रहे हों कि ठंडी हवा चले या बारिश की एक बौछार से सब रिफ़्रेश हो जाए, फिर से ताज़ा हो जाए, तरोताज़ा हो जाए, सबको मानो ये इंतज़ार हो। इट वॉज ऑन सच ए डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। तो ऐसा ही एक गर्मी था, एक बहुत ही थकावट भरा दिन था, जैसे थक गया हो पूरी तरह से, जब रंजी ने जंगल में उस पूल को देखा था या खोजा था या पाया था। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसल्यूसेंसी एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। द वाटर हैड अ जेंटल, ट्रांसल्यूसेंसी भी बोल सकते हो, ट्रांसल्यूसेंसी भी बोलते हैं। पानी इतना, मतलब इतनी क्लियर थी, इतना क्लैरिटी थी पानी में, इतनी पारदर्शिता थी कि आपको पानी, मतलब पूल के जो बॉटम में बिल्कुल नीचे जो गोल पत्थर पड़े थे, स्मूथ मतलब कोमल, सॉफ्ट, वो भी आप देख पा रहे थे। इतना साफ़ सुथरा और स्वच्छ पानी था उस पूल का। ए स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। और उस पूल में पानी कहाँ से आ रहा था? एक छोटी सी धारा चट्टानों के ग्रुप से, चट्टानों के समूह से, बीच से जैसे उत्पन्न हुई थी, और वो धारा ही उस पूल में पानी, जैसे मानो क्या मतलब पानी वहीं से उस पूल में आ रहा था। यानी पानी का जो सोर्स था वो छोटी सी धारा थी जो चट्टानों के समूह से उत्पन्न हुई थी। ड्यूरिंग द मॉनसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ gushing torrent cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle. मॉनसून के समय में, मतलब जब बरसात का समय आता, तो शायद ये जो छोटी सी स्ट्रीम है, दैट वुड बी अ रशिंग स्ट्रीम, तेज़ी से बहती हुई धारा, जो कि विच इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, जो पहाड़ियों से नीचे तेज़ धारा से बहते हुए आती। लेकिन अब क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, तो इट वाज बेयरली अ ट्रिकल। ट्रिकल मीन्स अ वीक और थिन फ्लो ऑफ वाटर। ये आपको यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं। कैस्केडिंग मीन्स कमिंग डाउन लाइक अ वाटरफॉल। ट्रांसल्यूसेंसी मीन्स क्लैरिटी, पॉसिबल टू सी थ्रू, जिसके मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार आप देखने में सक्षम हो, दैट इज़ ट्रांसल्यूसेंसी। एंड इंटरमिनेबली, दैट इज़ एंडलेसली, जिसका कोई अंत ना हो। पार्च्ड, हॉट एंड ड्राई। तो बच्चों ये साथ साथ आपको जो शब्द दिए हुए हैं डिफ़िकल्ट, इनके मीनिंग्स भी दिए हैं, ये भी आप नोट करते जाएं। द रॉक्स however held the water in the pool and it did not dry up like the pool in the plains. जो चट्टानें थी, हालांकि वो पानी को पूल में रोक के रखी हुई थी, और जैसे प्लेन्स में पूल होते हैं वो सूखने नहीं देती हैं, मतलब वहाँ पानी लगातार वहाँ पे चल रहा था। When रंजी saw the pool, he did not hesitate to get on into it. जब रंजी ने उस पूल को देखा तो बिल्कुल भी उसने एक क्षण भी नहीं लगाया, वो हिचकिचाया नहीं उसमें जाने के लिए। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. वो अक्सर मतलब स्विमिंग के लिए अकेला या अपने दोस्तों के साथ भी जाया करता था, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ राजपुताना डेजर्ट में के मतलब बीचों बीच एक थर्स्टी टाउन इसलिए क्योंकि वहाँ बारिश कम पड़ती थी, तो फिर भी वो कभी कभार या अपने दोस्तों के साथ या अकेले वो स्विमिंग के लिए जाया करता था। पर लेकिन वहाँ का जो पूल था वो इस वाले पूल से बिल्कुल अलग था।
There he had known only sticky, muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. उसने अभी तक ऐसे पूल्स देखे थे जो स्टिकी थी, जहाँ का पानी मतलब जैसे दलदल हो, ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी नहीं, मिट्टी की वजह से, कीचड़ की वजह से पानी स्टिकी होता था, मडी होता था, मडी मतलब कीचड़ से भरा हुआ, जहाँ जो गाय भैंसें थी वो इधर से उधर लुढ़कती रहती थी पानी में और औरतें कपड़े धोती थी। तो वो वहाँ के पानी की पूल की डिस्क्रिप्शन दे रहा है। और फिर अब यहाँ के पानी में उसने देखा, ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, इस तरह का तालाब उसने कभी नहीं देखा था, जो कि दैट वाज सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, जो इतना साफ़ था और पानी इतना ठंडा था और मानो उसे आमंत्रित कर रहा हो, बुला रहा हो। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, तो वो पानी में उछल कर गया। हिज लिम्स वर सपल, फ्री ऑफ एनी फैट, एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन्ड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर। उसके जो अंग थे दे वर फ्लेक्सिबल, उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है क्योंकि वो स्विमर है, तैराक है। उसके शरीर पर कोई फैट नहीं है, यानी कि वो मोटा नहीं है। और उसकी जो डार्क बॉडी है, सांवली कलर के जो उसकी बॉडी का स्किन का कलर है, जब वो सूरज की उस रोशनी पड़े हुए पानी में उतरा पूल में, तो वो उसका शरीर जो था वो मानो चमक रहा हो। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल। तो अगले दिन वो फिर आया ताकि अपने शरीर को उस फॉरेस्ट के जो तालाब में, उसके पानी में वो ठंडा कर सके, ठंडक पहुंचा सके। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees. तो वो वहाँ पर अगले दिन जब आया तो वहाँ वो लगभग 1 घंटा रहा, स्लाइडिंग, लाइंग स्ट्रेच्ड, कभी वो पानी के अंदर जाता स्लाइड करते हुए, स्लाइड मतलब जैसे ऊपर से नीचे झूलते हुए जाते हैं हम, तो लिम्पिड ग्रीन वाटर, लिम्पिड मतलब क्लियर था, जो ट्रांसपेरेंट था, ऐसे पानी में वो बार बार जाता, फिर बाहर आकर स्मूथ, जो बहुत ही सॉफ्ट पड़ गई हैं रॉक्स, चट्टानें, उनकी उसके ऊपर साल्ट ट्री है, जैसे उनकी छाया पड़ रही हो उन येलो रॉक्स पर, तो वहाँ फिर वो आराम करता, कभी पानी में जाता, फिर बाहर आता, फिर रॉक्स पर आराम करता। तो बार बार वो ऐसे करता रहा, लगभग 1 घंटे तक वो ऐसे उसका काम चलता रहा। इट वॉज वाइल ही ले दस ही नोटिस्ड अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे स्टेयरिंग एट हिम इन अ रादर हॉस्टाइल मैनर। तो ऐसे लेटे लेटे वो वहाँ, इट वॉज वाइल, तो ऐसा उस दौरान हुआ जब वो लेटा हुआ था, जब उसने नोटिस किया कि एक और लड़का कुछ दूरी पर खड़ा उसे घूर रहा हो और उसकी आंखों में जैसे दुश्मनी के भाव हों। हॉस्टाइल मैनर होता है जब आप किसी के प्रति गुस्से से देखते हो, तो वो होता है हॉस्टाइल, मतलब एनिमिटी, दुर्भावना से। ओके। द अदर बॉय वॉज अ लिटल ओल्डर देन रंजी, टॉलर, थिकेस्ट, विद ए ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स। जो दूसरा लड़का दूरी पर खड़ा था वो रंजी से उम्र में थोड़ा बड़ा था, उससे थोड़ा लंबा था, थिकेस्ट, थिक सेट मतलब थोड़ा सा मोटा भी था, स्टाउट बॉडी थी उसकी, गठीला बदन था, और उसके जो उसका नाक है वो थोड़ा सा ब्रॉड, बड़ा नाक, चौड़ा, मोटा, और रेड लिप्स, होंठ उसके लाल थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग द अदर कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर। उसने अभी पहुंचकर रंजी को नोटिस ही किया था, देखा उसने कि कोई और लड़का वहाँ पर है, पर जब रंजी ने कुछ नहीं कहा तो दूसरा बोला जोर से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर। रंजी, हु वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन। रंजी ने सोचा था कि वो उससे दोस्ती करेगा, ही वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, कि मैं उससे अच्छे से बात करूँगा, उससे दोस्ती करूँगा, लेकिन जब उसने दूसरे सामने वाले की जो आवाज़ थी
उसमें उसने शत्रुता का भाव महसूस किया तो ही वॉज सरप्राइज्ड। टेकन अबैक मीन्स वो हैरान हो गया, उसे बड़ी हैरानी हुई कि ये इसमें मतलब ये इतने गुस्से से क्यों बोल रहा है। तो व्हाट ही सेड, आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, वाई डोंट यू जॉइन मी। तो उसने जवाब दिया, मैं तैर रहा हूँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते। वाई डोंट यू जॉइन मी मतलब तुम भी मेरे साथ आओ। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर। दूसरे ने कहा, मैं हमेशा अकेले ही तैरता हूँ। दिस इज़ माई पूल, ये तालाब मेरा है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, मैंने तुम्हें यहाँ इन्वाइट नहीं किया है, बुलाया नहीं है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी। स्ट्रोड अप होता है लंबे लंबे कदम भरते हुए आना। तो जो स्ट्रेंजर था अजनबी, वो लंबे लंबे डग भरता हुआ रंजी की तरफ आया। हु स्टिल सैट ऑन द रॉक एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड सेड, as though this would settle the matter once and for all, don't you know I am a warrior। और लंबे लंबे कदम भरकर आया रॉक की तरफ से, और जो रंजी है वो अभी भी उस चट्टान पर लेटा ही हुआ है, और उसके सामने आकर उसने रेत पर अपने पाँव जैसे टिका दिए और कहा, मानो मतलब उसके इस एक्शन से जैसे मामला अभी तुरंत यहीं की यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो उसको बोलता है, तुम नहीं जानते कि मैं एक वॉरियर हूँ। वॉरियर मीन्स मैं योद्धा हूँ। आई डो नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, तुम जैसे गांव वालों से मैं जवाब सुनने का आदी नहीं हूँ, मैं जवाब नहीं सुनता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स सेड रंजी। रंजी ने कहा, अच्छा तो क्या तुम गांव वालों के साथ तुम्हें लड़ना पसंद है। वेल आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर। उसने कहा, देखो मैं कोई गांव वाला नहीं हूँ, मैं भी एक फ़ाइटर हूँ, तो मैं भी लड़ सकता हूँ, जैसे तुम वॉरियर हो मैं भी एक फ़ाइटर हूँ। वॉरियर होते हैं बच्चों जो वॉर में लड़ते हैं, ज़्यादातर योद्धा। फाइटर तो एनीवन कैन बी अ फाइटर, जैसे रेसलर होते हैं वो भी फाइट ही करते हैं। कबड्डी दैट इज़ ऑल्सो अ फाइट, टाइप ऑफ फाइट। तो ये वो वॉरियर है और ये फाइटर है। आई एम ए वॉरियर, आई एम ए फाइटर। तो एक बोल रहा है मैं वॉरियर हूँ, other one is saying I am a fighter. They had reached an impasse. Impasse होता है डेडलॉक, जिसके बाद और कोई रास्ता ना बचा हो या चारा ना हो, तो वो उस हालात तक पहुंच गए कि जिसके आगे फिर उन्हें कोई हल नज़र नहीं आ रहा था अपने इस प्रॉब्लम का। One had said he was a warrior, the other had proclaimed himself a fighter. एक बोल रहा था कि वो वॉरियर है और दूसरा अपने आप को सिद्ध करने में लगा हुआ था कि वो फाइटर है। There was little else that could be said. अब उनके बीच में बहुत कम गुंजाइश थी जो कही जा सके, मतलब उनके पास अब कुछ नहीं रहा था कहने के लिए। You understand that I am a warrior, said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. उसने कहा, तुम्हें समझ में आ गया। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, तुम्हें समझ आ गया कि मैं एक वॉरियर हूँ। फीलिंग दैट, और ये सोचा उसने कि शायद ये इन्फॉर्मेशन रंजी के दिमाग तक या उसके सुनाई नहीं दे रही है, या रंजी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, पेनिट्रेटेड मीन्स गो इनटू माइंड, मतलब दिमाग में पहुँचना। आई हैव हर्ड यू से 3 times, रिप्लाइड रंजी। रंजी ने कहा, मैंने सुन लिया, तुमने 3 बार ये बात बोल दी है। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे। तो उसने कहा, तो तुम यहाँ से भागते क्यों नहीं। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे। तो रंजी ने कहा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम ही यहाँ से भाग जाओ। आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर, एज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड। अब रंजी की तरफ को उसने अपना पाम मतलब हथेली दिखाते हुए उसे जैसे धमकी दे रहा हो, और बड़ा हिंसक सा उसका उस समय एटीट्यूड है उसका। वो उसे कहता है, आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। मतलब उसको धमकी दे रहा है कि अगर तुम नहीं भागे तो मुझे तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। सो व्हाट रंजी सेड, आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, कि तुम मुझे मारो। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय। दूसरे लड़के ने कहा, तुम अभी देखोगे, मैं अभी मारता हूँ तुम्हें।
रंजी वेटेड, रंजी इंतज़ार कर रहा था। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दूसरे लड़के ने एक अजीब सी, हिसिंग मतलब गुर्राते हुए, गुर्राना होता है, वैसे हिसिंग होता है जैसे सांप आवाज़ निकालते हैं, हिस, लेकिन यहाँ पे उसने जैसे उसको डरा रहा हो, दांत पीसते हुए एक अजीब सी आवाज़ निकाली। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन दी आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर वो 1 मिनट तक एक दूसरे को घूरते रहे। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, और फिर उस वॉरियर ने रंजी को उसके फेस पर जितनी उसमें ताकत थी पूरी लगाकर, जितना वो मार सकता था, जितने ज़ोर से, पूरा ज़ोर लगाकर उसने उसे मारा। उसके मुंह पर एक थप्पड़, स्लैप्ड होता है थप्पड़ मारना जब गाल पर पड़ता है। रंजी स्टैगर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी, रंजी अचानक एकदम से इतनी ज़ोर से जो थप्पड़ पड़ा था, ही फेल्ट वीक, उसे कमज़ोरी महसूस हुई और उसे चक्कर सा आ गया। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, उसकी गाल पर मोटी मोटी उंगलियों के मतलब लाल निशान छप गए थे। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज असेलेंट, विल यू बी ऑफ नाउ, देयर यू आर मतलब अब समझ में आया, एक्सक्लेम्ड हिज असोलेंट, आवाज़ में उसके जैसे कि अब समझ में आ गया तुम्हें, विल यू बी ऑफ नाउ, अब तुम जाओगे यहाँ से। फॉर आंसर, और जवाब में, रंजी स्वंग हिज आर्म अप, रंजी ने अपनी बाजू ऊपर उठाई, और एक अपनी हड्डियों वाली मतलब पतला सा लड़का है तो उसकी जो फीस्ट बनी, फीस्ट होते हैं मुट्ठी भींचकर उसने इतनी ज़ोर से उस दूसरे के फेस पे उसने भी एक ज़ोर से मतलब हिट किया। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, और फिर अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे के गले पकड़ लिए। स्वेइंग ऑन द रॉक, और वैसे ही पकड़े पकड़े मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, इधर से उधर गला पकड़कर एक रॉक से दूसरी रॉक पे, टम्बलिंग ऑन द सैंड, और फिर रॉक से लुढ़कते हुए रेत पर पहुंच गए। रोलिंग ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर मतलब एक के ऊपर एक रोल करते हुए गोल गोल जाते हुए। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन ए डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, और उनकी टांगें और बाजू उन्होंने जैसे जकड़ी हुई एक दूसरे को बुरी तरह से, उनके बीच में बड़ा ही हिंसक संघर्ष चल रहा था। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल। गैस्पिंग मतलब एक दूसरे को अपशब्द बोलते हुए, कर्सिंग जैसे गालियाँ निकाल रहे हों, ठीक है, क्लॉइंग एंड स्लैपिंग थप्पड़ मार रहे हैं और मतलब पंजे भिड़ा रहे हैं, पंजे से पंजा भिड़ा हुआ है उनका, और रोल रोल करते हुए वो शैलोज ऑफ द पूल, पूल की गहराई में दे रोल्ड इनटू, उसके अंदर भी लड़ते लड़ते लुढ़कते हुए पूल के पानी में वो गिर गए। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड एज स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट। पानी के अंदर भी उनकी जो फाइट थी कंटिन्यूड, वो चलती रही, वहाँ भी वो रुके नहीं। स्प्लटरिंग होता है स्पीकिंग क्विकली कन्फ्यूजली, मतलब जोर जोर से जल्दी जल्दी बोल भी रहे हैं। कवर्ड विद मड मतलब कीचड़ से वो सन गए हैं, उनकी बॉडीज़ जो हैं कीचड़ से भर गई हैं, और फिर भी वो एक दूसरे का सिर पकड़कर, गला पकड़कर दूसरे को नीचे पानी में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट आफ्टर 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. 5 मिनट की इस फ्रेंजीड मतलब वायलेंट, हिंसक, और अनसाइंटिफिक जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ऐसा संघर्ष उनके बीच में चल रहा है, मतलब जिसका कोई लीगल वो नहीं समझ में आ रहा लोगों के, उन दोनों हमें ही समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लड़ने की वजह क्या है, उसे बोलते हैं अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, ऐसा उनका संघर्ष। दोनों लड़कों में से नीदर बॉय मतलब ना एक ना दूसरा, कोई भी विक्टोरियस यानी कि विजेता नहीं बन पाया। देयर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉशन, दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक। उनकी जो बॉडीज़ हैं, शरीर हैं, वो थक चुके हैं बुरी तरह से, हाँफ रहे हैं वो थकावट से, और दोनों एक दूसरे से दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर खड़े हो गए हैं एक दूसरे से,
और कोशिश कर रहे हैं बोलने की। मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, बोलने के लिए उन्हें बहुत हिम्मत करनी पड़ रही है, थक गए हैं इतने ज़्यादा कि उनके मुंह से आवाज़ भी निकल नहीं पा रही है। पूरी ग्रेट ज़ोरदार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बोल पाएँ। नाउ डू यू रियलाइज़ आई एम ए वॉरियर, गैस्प द स्ट्रेंजर। फिर वो जैसे घुर्राते हुए बोला, अब तुम्हें एहसास हुआ कि मैं एक वॉरियर हूँ। डू यू नो आई एम ए फाइटर, सेड रंजी विद डिफ़िकल्टी। रंजी ने भी उतनी ही मुश्किल से जवाब कहा, तुम जानते हो कि मैं एक फ़ाइटर हूँ। दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स। दोनों एक दूसरे की बात सुनने के लिए एक क्षण के लिए खड़े, सुने उन्होंने दोनों ने क्या क्या जवाब दिए, और उस शांति के उस एक क्षण में सिर्फ उनकी हैवी ब्रीदिंग, जो उनकी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ और उनके दिल के धड़कने की जो स्पीड थी, रैपिड, जो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, वो आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर। तो वॉरियर ने कहा, अच्छा तो क्या तुम ये पूल नहीं छोड़ोगे? आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी। रंजी ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर। तो दूसरे ने कहा, फिर तो हमें ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। ऑल राइट, सेड रंजी। रंजी ने कहा, ठीक है। बट नीदर बॉय मूव्ड, नीदर टुक द इनिशिएटिव। तो दोनों में से बोल तो दिया उन्होंने कि ठीक है लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन दोनों लड़कों में से ना तो कोई हिला और ना ही किसी ने पहल की लड़ाई शुरू करने की फिर से। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन। अब जो अपने आप को वॉरियर बोल रहा था उसे एक विचार आया। ही हैड अ न्यू आइडिया हेयर। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड। उसने कहा, हम ये लड़ाई कल जारी रखेंगे। इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, अगर तुम कल दोबारा यहाँ आने की हिम्मत करो तो। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। तो अगर तुमने कल हिम्मत की दोबारा यहाँ आने की तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, और जैसे मैंने आज तुम पर दया दिखाई है कल मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा। आई विल कम टुमारो, सेड रंजी। आई विल बी रेडी फॉर यू। रंजी ने कहा, मैं कल आऊँगा और मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर आऊँगा, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लोथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। तो एक दूसरे की तरफ से मुड़े वो और अपने अपनी चट्टानों के पास जहाँ उन्होंने अपने कपड़े रखे थे वो पहने और अलग अलग रास्तों से जंगल से बाहर निकल गए। अब हम करेंगे इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन चेक इज, इन व्हाट वे इज़ द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रंजी न्यू इन द राजपुताना डेजर्ट। जो राजपुताना डेजर्ट का पूल था वो इस वाले पूल से डिफरेंट कैसे था रंजी के लिए। तो आप लिखिए, द फॉरेस्ट पूल वॉज क्लीन, कोल्ड एंड इन्वाइटिंग, वेयर एज द राजपुताना डेजर्ट हैड स्टिकी मडी पूल्स वेयर बफेलोज वेलोड एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स। वहाँ पे औरतें कपड़े धोती थी और जो गाय भैंसें थी वो मडी पानी में, मडी वाटर में वो इधर से उधर लुढ़कती रहती थी अपने आप को ठंडक पहुँचाने के लिए। और ये यहाँ का जो पूल है दैट इज़ क्लीन एंड ग्रीन वाटर, बहुत साफ़ सुथरा है, कोल्ड है और मानो इनवाइटिंग हो, उसे आमंत्रित कर रहा हो, ऐसा वहाँ का साफ़ सुथरा पानी है। ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज, द अदर बॉय आस्क्ड रंजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, इन व्हाट वे ही एक्सपेक्ट रंजी टू से एंड व्हाट ही इन योर ओपिनियन, हु वाज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो पहले का आंसर लिखेंगे, he expected रंजी to apologize to him and immediately leave the pool। वो चाह रहा था कि रंजी उससे क्षमा मांगे और उसी क्षण उस पूल को छोड़कर चला जाए। आपके विचार से क्या उसका ये क्वेश्चन ये पूछना गलत था या सही था? तो he was wrong to ask this question because the pool was in the forest, it was not his personal property। तो मेरे हिसाब से उसका ये प्रश्न पूछना गलत था क्योंकि जो पूल है फॉरेस्ट में वो उसकी या किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं था।
थर्ड क्वेश्चन, बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय हु इज़ ट्राइंग टू स्टार्ट ए क्वारल। उन दोनों के बीच में लड़ने की शुरुआत कौन कर रहा है? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमारे हिसाब से जो अदर बॉय है, बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय वाज ट्राइंग टू स्टार्ट ए क्वारल, क्योंकि रंजी वाज रेडी टू बी फ्रेंडली विद हिम। व्हेन रंजी सॉ हिम ही डिड नॉट से एनीथिंग। जब रंजी ने उसे देखा उसने कुछ नहीं कहा। इट वाज द अदर बॉय हु आस्क्ड रंजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। ये दूसरा लड़का था जो रंजी को बोला था कि तुम माफ़ी मांगो और जाओ। रंजी वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली। रंजी तैयार था दोस्ती करने के लिए, बट वॉज टेकन अबैक, पर सरप्राइज़ हो गया जब उसने दूसरे लड़के की आवाज़ में एक शत्रुता का भाव उसने महसूस किया। ही इवन आस्क्ड द बॉय टू कम एंड स्विम विद हिम। उसने तो यहाँ तक कि दूसरे लड़के को ये भी कहा कि वो आए और उसके साथ स्विम करे। हाउएवर द बॉय सेड इट वॉज हिज पूल एंड स्टार्टेड ए फाइट बाय कॉलिंग हिमसेल्फ अ वॉरियर। हालांकि दूसरे लड़के ने ये कहा कि ये पूल उसका था और उसने ये कहकर लड़ाई शुरू कर दी कि ही वॉज ए वॉरियर। फोर्थ क्वेश्चन इज, देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। तब तो हमें ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। व्हाट मेड हिम से दैट। ऐसा उसने क्यों कहा? एंड डिड द फाइट कंटिन्यू, इफ़ नॉट वाई नॉट। तो क्या लड़ाई जारी रही? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो इसमें लिखेंगे आप, When even after a lot of fighting, Ranji refused to leave the pool, the other boy said that they would have to continue their fight. जब इतनी लंबी फाइट के बाद भी रंजी ने पूल को छोड़ने से इनकार किया तो दूसरे लड़के ने कहा कि फिर उन्हें ये फ़ाइट कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो क्या ये फ़ाइट कंटिन्यू हुई? यदि नहीं तो क्यों नहीं हुई? द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू। आफ्टर दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फाइट, नीदर ऑफ देम टुक द इनिशिएटिव। जब उन्होंने डिसाइड किया कि फ़ाइट कंटिन्यू रखेंगे, पर दोनों में से किसी ने भी पहल नहीं की क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से थके हुए भी थे। देन द अदर बॉय सेड, फिर दूसरे लड़के ने कहा, दैट दे वुड कंटिन्यू द फाइट द नेक्स्ट डे, कि हम ये लड़ाई अगले दिन भी जारी रखेंगे अगर इफ़ रंजी डेयर्ड टू कम बैक टू द पूल, यदि उसने दोबारा पूल पर वापस आने की हिम्मत की तो बच्चों ये था आपका चैप्टर द फाइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये इजी एक्सप्लेन करूं और आपको समझ आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन बटन होता है बच्चों, उसे आपने प्रेस करना है ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो बच्चों आज के लिए ये चैप्टर हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु चैनल।